जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बाई धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बीए इकोनॉमिक्स के फोर्थ सेमेस्टर के एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राधे राधे। मैं धीरेन्द्र शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य बाई धीरेन्द्र सर पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पब्लिक फाइनेंस को देख रहे हैं, बीए इकोनॉमिक्स फोर्थ सेमेस्टर के पार्ट नंबर 2 को, जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था मनी एंड बैंकिंग, जिसमें आपके पुस्तक का नाम है मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। इस सिलेबस के अंतर्गत हम लोग मनी एंड बैंकिंग का अध्ययन बहुत विस्तार से देख चुके हैं। अब हम पार्ट 2 पब्लिक फाइनेंस का अध्ययन करने चल रहे हैं। तो आपको विदित होना चाहिए कि अंग्रेजी का पब्लिक फाइनेंस शब्द का अर्थ जन वित्त या सार्वजनिक वित्त या लोक वित्त होता है, परंतु हम राजस्व शास्त्र के अंतर्गत जनता के वित्त का अध्ययन नहीं करते, बल्कि जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं, राज्य या सरकार की वित्तीय संस्थाओं का अध्ययन करते हैं। यह बात आपको याद होना चाहिए। और इसमें अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो राजस्व का अर्थ क्या होता है, तो राज प्लस राजा का निधि होता है। तो क्या यह निजी वित्त होता है, सार्वजनिक वित्त होता है, संस्थागत वित्त होता है? तो यह संस्थागत वित्त सारी संस्थाओं का अध्ययन करता है, तो संस्थागत वित्त नहीं बल्कि राजस्व जो होता है सार्वजनिक वित्त का अध्ययन करता है, अर्थात इसका विकल्प नंबर पहला सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत का अध्ययन किया जाता है, तो सार्वजनिक ऋण का अध्ययन किया जाता है, सार्वजनिक आय का अध्ययन किया जाता है, सार्वजनिक व्यय का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 प्रयोग सभी सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, अर्धविकसित देशों में राजस्व का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? तो कोई भी अर्धविकसित या विकासशील देशों में जो आपका राजस्व का अर्थ होता है कि अधिकतम समाज कल्याण को स्थापित करना, जबकि आपको यह भी अर्थशास्त्र के छात्र है तो विदित होना चाहिए कि 1776 जब अर्थशास्त्र का जन्म होता है तो प्रोफेसर जेबीसे के पुस्तक इकोनॉमिक डी पॉलिटिक में उन्होंने बताया है कि एक व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय होती है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि अर्थव्यवस्था स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात सरकार का सिर्फ प्रमुख कर्तव्य है कि वह सुरक्षा, न्याय और पुलिस पर ही खर्च करे, बाकी किसी पर खर्च न करे। और उन्होंने एक और कथन कहा था कि आपका पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित कर लेती है, और साथ ही साथ वे अर्थव्यवस्था को पूर्ण रोजगार का स्तर से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से मानते थे। और लेकिन बाद में जब 1929-1933 में विश्वव्यापी मंदी आई तो 1936 ईस्वी में प्रोफेसर किन्स ने अपनी पुस्तक ए जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी लिखा, और उसमें उन्होंने जेबीसे के कथन का बिल्कुल उल्टा बताया। उन्होंने कहा था कि यदि किसी देश का आर्थिक विकास करना है तो सरकार को अधिक से अधिक जो है कि खर्च करने चाहिए, और सरकार को अर्थव्यवस्था में पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए और हस्तक्षेप करना चाहिए। और उनका सिद्धांत था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं सृजित नहीं करती, बल्कि मांग अपनी पूर्ति स्वयं सृजित करती है। और उन्होंने विनियोग को, गुणों को तथा उपभोग के स्तर को बरकरार रखने के लिए एक स्वायत्त निवेश तथा आपका एग्रीगेट डिमांड, इफेक्टिव डिमांड की बात की थी, इफेक्टिव डिमांड, प्रभावपूर्ण मांग की बात की थी। तो यहाँ पर पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करना यह भी होता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना यह भी होता है, मुद्रास्फीति को रोकना यह भी होता है कि पूंजी निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे तभी आपका उपभोग बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, व्यय बढ़ेगा, सारी चीज़ें होंगी। और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा जब उत्पादन बढ़ेगा, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा और सरकार इसमें अहम भूमिका निभा सकती है। मुद्रास्फीति को रोकना, तो केंद्रीय बैंक आरबीआई 1935 की जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल का, वो क्या करती है कि देखती है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्थिति उत्पन्न न होने पाए, अर्थात किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि इतना ना होने पाए कि समस्या अर्थव्यवस्था के लिए हो जाए। तो इसका विकल्प नंबर 3 का 4 सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, राजस्व के व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय के साधनों की में लोच क्या होती है? तो राजस्व के व्यक्तिगत वित्त की अपेक्षा आय के साधनों की लोच अधिक होती है, अर्थात इसका विकल्प नंबर 4 का पहला। अगले प्रश्न की बात करें, 5वां प्रश्न, तो भविष्य संबंधी आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान किसने दिया था? तो किस में दिया जाता है? तो अधिक ध्यान राजस्व में दिया जाता है कि राजस्व। 5वें का विकल्प नंबर 3 सही होगा। अगला आपका पब्लिक फाइनेंस का चैप्टर नंबर 2 है, सार्वजनिक वस्तुएं एवं निजी वस्तुएं। तो आपको विदित होना चाहिए कि सार्वजनिक वस्तु का मतलब क्या होता है। तो सार्वजनिक वस्तु वे वस्तुएं होती है जिसमें अपवर्जन का सिद्धांत लागू नहीं होता, अर्थात ये गैर प्रतिद्वंदी होती है, जिसमें किसी प्रकार की प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती। उदाहरण के तौर पर निजी वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसमें प्रतिद्वंदिता पाई जाती है। माना कि उदाहरण के द्वारा समझे तो माना कि हम अगर गाड़ी में पार्क में किसी गाड़ी को आपको स्टैंड लगा देते हैं, तो वहाँ पर पार्क में जगह
कम हो जाता है। लेकिन यह एक उदाहरण है निजी का। लेकिन सार्वजनिक वस्तुओं में आप ऐसी चीज़ें नहीं है। अगर आपके गांव में 5 लोगों को राशन मिल रहा है, तो अगर 5 लोगों से बढ़कर आपके गांव की आबादी 15 लोग हो जाती है और प्रत्येक को 5-5 केजी सरकार द्वारा दिया जा रहा है, तो यह नहीं होगा कि आप में से कटौती करके 5 किलो से कम कर दिया जाए और उसी में से वितरण दूसरे लोगों को किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जितने लोग रहेंगे सभी को समान रूप से वितरित किया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो सार्वजनिक वस्तुएं वे उसे कहते हैं जिसमें अपवर्जन का सिद्धांत नहीं लागू होता। अपवर्जन का सिद्धांत मतलब किसी को उस लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे उसका मूल्य अदा कर सके या ना अदा कर सके। जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इत्यादि चीज़ों को आप देख रहे हैं। सरकारी आपका सड़क हो गया। तो अब उत्कृष्ट वस्तुओं का मतलब क्या होता है? उत्कृष्ट वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो सरकार द्वारा जनहित में आवश्यक बनाने के दृष्टि से कार्य की जाती है और उसके गुणवत्ता और उत्कृष्टता के आधार पर होती है, उसके हम उत्कृष्ट वस्तुएं कहते हैं। अर्थात इन वस्तुओं का सरकार का मुख्य मोटो होता है जनहित को ध्यान में रखना। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, राशनिंग और आवास की व्यवस्था इत्यादि जो होता है वह उत्कृष्ट वस्तुएं कहलाती है। उत्कृष्ट वस्तुओं को हम गुणधारिता वस्तुएं या मेरिट वस्तुओं के नाम से भी जानते हैं और इसकी जो स्थापना की जाती है सार्वजनिक बजट से अर्थात राजस्व से की जाती है। अगला प्रश्न ही आगे आपका, सार्वजनिक वस्तुओं में सबको प्राप्त होता है, तो सार्वजनिक वस्तुओं में सबको सामान्य लाभ प्राप्त होता है। आपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा सामान्य लाभ क्या होता है, असामान्य लाभ क्या होता है और हानि क्या होता है। अगला प्रश्न है आपका, सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति होती है, तो अभी हमने बताया सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति सरकार के बजट द्वारा होती है। होगा अगले प्रश्न की बात करें तो 8वां प्रश्न है आपका, निजी वस्तुओं के उपभोग के संबंध में उपभोक्ताओं में क्या होता है। तो निजी वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ताओं में क्या पाया जाता है? प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है, प्रतिद्वंदिता होती है, या दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं। तो निजी वस्तुओं में आपका प्रतिद्वंदिता होती है अर्थात अपवर्जन का सिद्धांत लागू होता है। निजी वस्तुओं में जिस चीज़ का आप मूल्य अदा कर पाएंगे उस वस्तु का आप उपभोग कर पाएंगे और जिस वस्तु का उपभोग नहीं कर पाएंगे जिस वस्तु का मूल्य अदा नहीं कर पाएंगे उसका उपभोग नहीं कर पाएंगे। अर्थात इसका विकल्प नंबर 3 प्रतिद्वंदिता रहती है, यह विकल्प सही होगा। जैसे यदि आप सब प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट आप जो है कि अस्पताल में जाते हैं या अन्य किसी चीज़ का कुरकुरे, बिस्किट इत्यादि को खरीदते हैं तो प्राइवेट वस्तुएं हैं। अर्थात इस पर जिस कंपनी का लेबल लगा होगा उस कंपनी के MRP के द्वारा आप खरीदेंगे तभी आपको वस्तु मिलेगी और यदि आप उसका मूल्य अदा नहीं कर पाएंगे तो आपको वस्तु नहीं मिलेगी। जबकि यदि आप सरकारी स्कूल हो गया, सरकारी अस्पताल हो गए, सड़क हो गया, आप इस पर आराम से आ जा सकते हैं एक शुल्क जमा करके, बल्कि कीमत अदा नहीं करके बल्कि एक शुल्क दिया जाता है। तो आप लोग यह भी पता कर लीजिएगा, एक बार सर्च कर लीजिएगा नेट पर कि मूल्य, कीमत तथा शुल्क में क्या अंतर पाया जाता है। तीनों में अर्थशास्त्र में अंतर होता है, मूल्य अलग होता है, आपका कीमत अलग होता है और शुल्क अलग होता है। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए लक्ष्य बाय धीरेन्द्र सर। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।